स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। और ये जो पार्ट है ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है और ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखना है कि जो 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी थी कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ये तीनों अवस्थाएं जो होती हैं इनको आपस में किसी भी तरीके से बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूँ कि आपके पास पानी है, तो आप कह दोगे पानी किस अवस्था में है, तो सिंपल सी बात है, द्रव अवस्था में है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगी इस पानी को आप ठोस में बदल सकते हो क्या, तो आप कह दोगे बिल्कुल, हम इसको रखेंगे रेफ्रिजरेटर में और ये क्या बन जाएगी, बर्फ़ बन जाएगी, और जो कि क्या है, एक ठोस रूप है। इसका मतलब हम समझ गए कि द्रवों को ठोस रूप में बदला जा सकता है क्या, आप कह दोगे बिल्कुल बदला जा सकता है। ठीक है, और वैसे अगर कहूँ कि द्रव को गैस में बदला जा सकता है क्या, तो आप कह दोगे बिल्कुल, पानी को थोड़ा सा गर्म करना शुरू कर दो तो क्या बन जाएगी, भाप बन जाएगी। इसका मतलब हम समझ गए कि ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में बदला जा सकता है। ठीक है, अब हम यही जानेंगे कि ये जो बदलने का प्रोसीजर है इनके क्या क्या नाम होते हैं और क्या कुछ हमें करना पड़ेगा कि ठोस द्रव में बदल जाए और द्रव गैस में बदल जाए, या फिर गैस द्रव में बदल जाए, या फिर द्रव ठोस में बदल जाए, यानी कि ये आपस में बदले कैसे, वो ही हमें सीखना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, पानी का एग्जाम्पल लेके समझोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट याद कर लेते हैं कि मैंने बताया था कि जब ठोस होते हैं तो ठोस के कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पास पास। ठीक है, और द्रव के अंदर क्या होता है, द्रव के अंदर कण थोड़े दूर होते हैं। ठीक है, और गैस के अंदर तो कण बहुत दूर इस तरह से होते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें ठोस को द्रव में बदलना है या द्रव को गैस में बदलना है तो हमें क्या करना है, कणों को दूर लेकर के जाना है। ठीक है, और गैस को द्रव में बदलना है तो हमें कणों को पास लाना पड़ेगा, तभी गैस द्रव में बदलेगी। और द्रव को ठोस में बदलना है तो उसके कणों को और पास लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको प्रोसीजर समझ में आएगा कि ये प्रोसीजर हम क्यों करते हैं। ठीक है, कि कोई भी कंडीशन हम लगाएंगे तो क्यों लगा रहे हैं ये आपको समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, अगर ठोस को द्रव में बदलना है तो कणों को दूर लेके जाना है। ठीक है, तभी तो वो द्रव में बदलेगा। द्रव से गैस में बदलना है तो उसके कणों को और दूर ले जाओ, वो गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही तो हम यहाँ पर करते हैं बर्फ़ के कंसेप्ट में। क्या करते हैं कि बर्फ़ को पानी में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बर्फ़ को गर्म करना स्टार्ट कर दें। यानी कि बर्फ़ के अंदर अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो वो किस में बदल जाता है, पानी के अंदर बदल जाता है। यानी कि ठोस अवस्था से अगर हमें द्रव अवस्था में जाना है तो हम उसका क्या बढ़ा सकते हैं, ताप बढ़ा करके उसको द्रव अवस्था में चेंज कर सकते हैं। पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई। ठीक है, अगर द्रव से गैस में लेकर के जाना है, पानी को भाप बनाना है, क्या कर दें, पानी को उबालना शुरू कर दें। यानी कि फिर से क्या करना पड़ेगा कि द्रव को गैस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ताप हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी ताप बढ़ा करके हम ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में बदल सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठोस को द्रव में बदलने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संगलन। क्या कहते हैं, संगलन। ठीक है, इसको मेल्टिंग भी बोलते हैं। जैसे चॉकलेट होती है आपकी, तो चॉकलेट क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है, लेकिन जैसे ही वो मेल्ट हो जाती है तो वो द्रव अवस्था में आ जाती है। और ये जो प्रोसीजर हुआ, ये जो प्रोसेस हुई, उसको हम क्या कहते हैं, संगलन या मेल्टिंग कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर पानी को हमें भाप में बदलना है, यानी द्रव को हमें गैस में बदलना है, क्या करना पड़ेगा, ताप बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है जिसमें द्रव गैस में बदल गया, ये जो प्रक्रिया है, इसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए, तो सिंपल सी बात आप यहाँ पे समझ गए कि ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में बदलना है तो प्रोसेस क्या कहलाएगी, संगलन। प्रोसेस क्या कहलाएगी, वाष्पीकरण। और क्या करना पड़ेगा, ताप बढ़ा करके, और ताप बढ़ा करके हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए कि मैं कहूँ कि गैस को द्रव में बदल सकते हैं क्या, इसका जस्ट जो है ऑपोजिट कंसेप्ट ले लेते हैं कि हम द्रव को गैस में तो बदल सकते हैं, लेकिन क्या गैस को द्रव में बदल सकते हैं। अब बर्फ़ और पानी और भाप को भूल जाइए, हम डायरेक्ट द्रव, ठोस और गैस पर आ जाते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, गैस को ठोस में बदलना है।
गैस को ठोस में बदलना है। गैस के कण बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। तो एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि द्रव को जब ठोस में बदलते हो, उल्टा प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। द्रव को ठोस में यानी पानी को बर्फ में बदलना, तो क्या करें, उसको ठंडा कर दें। तो एक तो कंडीशन हो गई कि हमें क्या करना पड़ेगा, ताप कम करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ताप कम करना पड़ेगा। यानी ताप कम करके आप क्या कर सकते हो, गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में बदल सकते हो, ठीक है। ताप बढ़ाओगे तो गैस बन जाएगी, ताप घटाओगे तो ठोस बन जाएगी, द्रव। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। ताप का कंसेप्ट तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, गैस के कण बहुत दूर दूर, हमें द्रव बनाना है, यानी कणों को पास लाना है। तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि इस पर दाब लगा सकते हैं। दाब लगा दें तो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए मैंने क्या किया कि इस तरह से मेरा एक बर्तन था, ठीक है, इसमें मेरी कोई गैस भरी हुई थी, ठीक है। मैंने इसको क्या किया कि एक तो इसको ठंडा किया, ठंडा करने के साथ साथ मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया, और इस पिस्टन से इस गैस के कणों को यहाँ से पिस्टन पकड़ के इसको दबाना शुरू कर दिया। अब मान लो कि मैं इसको दबाऊं और दबा करके मेरा पिस्टन यहाँ कहीं आ गया, और ये कण जो है कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए, और इधर से मैंने ताप भी कम कर दिया। तो इसका मतलब ये जो मेरी पहले गैस थी वो किस में बदल जाएगी, द्रव में बदल जाएगी ना। यानी कि गैस के कणों को द्रव में बदलने के लिए उन कणों को पास लाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक तो हम क्या करते हैं, ताप कम करते हैं, दूसरा उन पर दबाव डाल के भी तो पास में ला सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या कंडीशन करनी पड़ेगी, हमें दाब बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि दाब बढ़ा करके और ताप कम करके। और अगर द्रव से ठोस में बदलना है तो वही सेम, ताप कम करना है और दाब बढ़ाना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। दाब बढ़ाकर और ताप कम करके द्रव को ठोस में बदला जा सकता है। अगर ठोस को द्रव में बदलना है तो कणों को दूर दूर लेके जाना है। कणों को दूर लेके जाना है तो वहाँ पे बताओ कि हमें जो दाब है वो लगाना चाहिए कि नहीं। तो सिंपल सी बात, आप कह दोगे दाब लगाओगे तो वो दूर दूर कैसे जाएंगे, इसलिए हमें दाब नहीं लगाना। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, दाब कम करते हैं, और यहाँ पे भी क्या करते हैं, दाब कम करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि पदार्थ की अवस्थाओं को आपस में बदला जा सकता है उनके ताप और दाब को बदलकर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि उनके ताप और दाब को अगर आप बदलते हैं तो वहाँ पर जो है उनकी जो अवस्थाएं हैं उनको बदला जा सकता है, ठीक है। अब अपने ने ये तो सीख लिया कि ठोस को द्रव में और फिर द्रव को गैस में बदला जा सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या डायरेक्ट ठोस को गैस में बदल सकते हैं क्या ठोस को डायरेक्ट गैस में बदल सकते हैं क्या? तो आप कह दोगे जी बिल्कुल हाँ, ये भी कभी कभी पॉसिबल होता है, ठीक है। कभी कभी क्या, ये तो वैसे बेसिकली पॉसिबल होता ही है, ठीक है, कि ठोस को गैस में बदला जा सकता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है उसे क्या बोला जाता है, ये जो प्रक्रिया है उसको बोला जाता है उद्रवपातन। क्या बोला जाता है, उद्रवपातन, ठीक है। अब उद्रवपातन, ठोस से गैस बदलनी है, यानी कण जो पास पास है उनको दूर दूर लेके जाना है, तो वही सेम दाब कम करना पड़ेगा, ताप बढ़ाना पड़ेगा। वैसे अगर गैस को ठोस में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा, ताप कम करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है ठोस से सीधा गैस में बदलने की, इसको क्या बोलते हैं, उद्रवपातन। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये तीनों जो प्रोसेस है, संगलन, वाष्पीकरण और उद्रवपातन, इनको हम और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो आपको फिलहाल यहाँ पर समझ में आ गया कि हाँ जी, तीनों वस्तुओं को आपस में बदला जा सकता है उनके ताप और दाब बदल करके। अब तीनों जो प्रोसेस है, संगलन का, वाष्पीकरण का और उद्रवपातन का, और फिर जो उनकी ऑपोजिट है, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से हम एक एक करके पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा। आप टेंशन मत लो, मैंने बताया ना कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपका यही रहेगा। फटाफट से ये चार्ट कॉपी कर लो, ये चार्ट बना लो नोटबुक पे, ठीक है। चलिए ये जो दो प्रोसेस रहेगी, इनके नाम और लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि गैस से द्रव का बनना, वो तो क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, गैस से द्रव बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन। द्रव से गैस में बदलने की जो प्रक्रिया उसको वाष्पीकरण, ठीक है। और ऐसे ही जब द्रव ठोस में बदलता है, यानी कि जब बर्फ जम जाती है तो उसे क्या कहते हैं, जमना कहते हैं, ठीक है। तो इसे जमना कहते हैं, ये संघनन। तो इन चारों के चारों प्रोसेस को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं संगलन, ठीक है।
ठोस, द्रव और गैस के डायग्राम अभी हमारे सामने जो है बने हुए हैं, क्योंकि इन्हीं को देख करके हमें सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि जी संगलन कहते किसको हैं। तो आप कह दोगे कि जी सिंपल सी बात है, संगलन का मतलब होता है संगलन। ठीक है, संगलन का मतलब होता है कि ठोस अवस्था किस में बदल रही है, द्रव अवस्था में बदल रही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो देखिए संगलन की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को किस में बदलना है, हमें बदलना है द्रव अवस्था में। ठीक है, अब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें ताप बढ़ाते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि कोई ठोस है, उसको जब हमने ताप बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, उसको ऊष्मा देते हैं, उसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई ठोस था, तो इसको हमने क्या कर लिया, एक बार एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमने क्या कर दिया, इसको मोमबत्ती से जो है क्या करना शुरू कर दिया, ऊष्मा देनी शुरू कर दी। अब वो ऊष्मा क्या करेगी, ठोस के जो कण है उनके बीच में बहुत ज़्यादा आकर्षण है, वो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। ये ऊष्मा जा करके उनके बीच में लड़ाई करवा देगी। कि सिंपल सी बात है कि जब ज़्यादा एनर्जी आती है तभी तो लड़ाई होती है। तो ये जो ऊष्मा है वो क्या कर देगी, इन ठोस के जो कण हैं उनके बीच का जो आकर्षण बल है उसको ख़त्म कर देगी और उनको थोड़ा दूर दूर कर देगी। जैसे ये दूर दूर हो जाएंगे तो वैसे ही किस में बदल जाएंगे, द्रव में बदल जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि ठोस को द्रव में बदलने के लिए हमें कुछ ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका ताप बढ़ाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अब इस प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक बार आपके समझ में आ गई ना तो सारे के सारे प्रोसेस समझ में आ जाएंगे। देखिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक जो है बर्तन है, ठीक है, और उसके अंदर मान लीजिए कि आपने कोई ठोस पदार्थ रख लिया। ठीक है, आप क्या करते हो, उसको नीचे से गर्म करना शुरू कर देते हो। ठीक है, नीचे स्टोव है, स्टोव से आपने इसको गर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे आप गर्म करोगे क्या वो एकदम से जो है ठोस वो द्रव में बदल जाएगा, क्या आप कहोगे एकदम से नहीं बदलेगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे जैसे आप उसको गर्म करना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे ठोस का तापमान बढ़ता जाएगा, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने ग्राफ बना लेते हैं कि धीरे धीरे मान लीजिए कि यहाँ पर है, यहाँ पर हम चलिए ग्राफ इस तरह से बनाते हैं, आप तो इस तरह से हम बना लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये है ताप और यहाँ पर है जितना जितना हम जो है ऊष्मा उसको देते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि लगातार ऊष्मा हम इसको देते जा रहे हैं, इधर ऊष्मा बढ़ रही है, इधर ताप बढ़ रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, जैसे इसको गर्म करना शुरू कर दिया तो वैसे वैसे जैसे जैसे ऊष्मा हम देते जाएंगे वैसे वैसे ताप इसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऊष्मा भी बढ़ रही है, ताप भी बढ़ रहा है, लेकिन ताप बढ़ाते 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 एक टेम्परेचर ऐसा आता है, एक ताप ऐसा आता है कि ये जो ठोस है किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। तो उस टेम्परेचर को, उस ताप को क्या कहा जाता है, उस ताप को बोला जाता है गलनांक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपने किसी चीज़ को गर्म करना शुरू किया, किसी ठोस जो पदार्थ है उसको गर्म करना शुरू किया, धीरे धीरे उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो ठोस ही है, ठोस का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप उसको गर्म करते जा रहे हो। अब एक ऐसा तापमान आता है जब वो जो चीज़ है वो किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। तो उस पर्टिकुलर तापमान को आप क्या कहते हो, गलनांक कहते हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो पहली चीज़ कि संगलन की प्रोसेस क्या होती है, ठोस से द्रव अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम संगलन कहते हैं। जैसे हमें ठोस को द्रव में बदलना है तो उसको कुछ ना कुछ ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी, हम उसको ऊष्मा देते जा रहे हैं, उसका ताप बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक तापमान ऐसा आएगा उस पर पहुंचने के बाद वो ठोस से किस में बदल जाएगी, द्रव में बदल जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब वहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम गलनांक पर पहुँचते हैं तो हमारी आग तो जल रही है, आग तो जल रही है, तापमान तो इसको ऊष्मा तो इसको मिल रही है, लेकिन फिर भी इसका ताप जो है वो बढ़ता नहीं है, यानी कि वो और ज़्यादा गर्म नहीं होती। तो इसका कारण बताइए कि मान लीजिए कि हमने क्या किया कि गलनांक तक पहुंच गए, गलनांक तक जैसे ही पहुंचे अब ठोस किस में बदलना शुरू हो गया, द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो गया। अब उसके बाद जो है इसका ताप नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, सोच करके देखिए कि आप किसी चीज़ के नीचे आपने जो है आग जली हुई है, वो चीज़ गर्म होनी चाहिए ना, और ज़्यादा गर्म होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाता है उसके बाद वो और गर्म नहीं होती है। तो इसका कारण क्या है?
तो इसका कारण है कि जो आप जो ऊष्मा दे रहे हो ना, उसका ताप नहीं बढ़ा रही, वो और कहीं दिमाग लगा रही है, वो इनमें लड़ाई करवाने में यूज़ हो रही है, वो ठोस के कणों को दूर हटा रही है। ठीक है, तो ऊष्मा तो ठोस को कणों को दूर करने यानी कि उनके बीच का जो आकर्षण है उसको खत्म करने में चली गई, तो उसका ताप कैसे बढ़ेगा? ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ पूछी जाती है हमसे कि जैसे ही गलनांक आता है, जैसे ही गलनांक वाला पॉइंट आ जाता है जिस पर जो अवस्था है वो परिवर्तित होनी होती है यानी कि ठोस द्रव में बदलेगा, उस पॉइंट पर आते ही इसका तापमान कुछ समय के लिए बढ़ना बंद कर देता है। तो ऊष्मा हम जो दे रहे हैं वो कहाँ पर जाती है? तो आप कहोगे वो ऊष्मा चली जाती है इनके बीच में जो आकर्षण है उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, और ये जो ऊष्मा है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। अब जैसी जितनी ऊष्मा उसको चाहिए उतनी गुप्त ऊष्मा जैसे ही उसको मिल जाएगी वैसे ही ये क्या कर देगा? वापिस से गर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब गर्म क्या हो रहा है? अब गर्म हो रहा है द्रव। और ये कौन गर्म हो रहा था? ये गर्म हो रहा था ठोस। और ये ऊष्मा कहाँ चली गई? ये ऊष्मा चली गई हमारी संगलन की प्रक्रिया में, मेल्टिंग की प्रक्रिया में चली गई। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आपको आज समझ में आ गया ना, आपको कहीं डाउट नहीं होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आपको नहीं समझ आई तो फिर से बता दूं कि आपके पास कोई चीज़ है, ठोस अवस्था में है, आपने उसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने उसको जैसे जैसे गर्म करना शुरू किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक एग्जांपल आपने देखा होगा कि आपकी जो चाय उबल रही होती है, मान लीजिए चाय उबल रही है और जैसे ही आप उसमें चीनी डालते हो तो वो कुछ देर के लिए उबलना बंद कर देती है। किस वजह से उबलना बंद कर देती है? अगर मान लीजिए कि चाय है उसमें आपने 2-3 स्पून आपने चीनी डाल दी, ठीक है, तो वो चाय जो है कुछ देर के लिए उसके बुलबुले जो है उठना बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो नीचे से आप जो फायर दे रहे हो ना, वो किस में यूज़ हो रही है? वो उस चीनी को पिघलाने में यूज़ हो रही है, वो उसकी गुप्त ऊष्मा के रूप में जा रही है। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद चाय वापस से उबल जाती है। आपने ये देखा होगा ना। तो ये होता ही है कि जब आप किसी ठोस को द्रव में बदलते हो तो कुछ टाइम के लिए उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, लेकिन फिर जब उसका गलनांक आ जाता है यानी जिस पॉइंट पर उसको द्रव में बदलना होता है उस पॉइंट पर आकर के कुछ देर के लिए वो चीज़ जो है उसका तापमान स्थिर हो जाता है, क्योंकि जो आप एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी कहाँ जा रही है? उसके जो कण हैं उनको दूर दूर करने में वो एनर्जी यूज़ हो रही है, इसलिए इसका तापमान नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें तो तापमान बढ़ने वाला ये ऊष्मा तो हमें दिखाई दे रही है। इस समय तो हमारी चाय उबल रही थी, इस समय भी उबल रही थी, तो हमें पता चल रहा था कि हमारी ऊष्मा जा रही कहाँ है। ठीक है, लेकिन ये जो बीच वाला टाइम हुआ इसमें ना तो कोई चीज़ उबल रही है, ठीक है, तो हमें पता नहीं चला कि हमारी ऊष्मा कहाँ चली गई। तो वो ऊष्मा थी गुप्त ऊष्मा। ठीक है, वो गुप्त तरीके से यूज़ हो गई किसमें? ठोस को द्रव में बदलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, संगलन किसे कहा जाता है, गलनांक किसे कहा जाता है, और संगलन की गुप्त ऊष्मा या फिर इसको प्रसुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। 2 नाम है इसके, एक तो कहते हैं डायरेक्ट गुप्त ऊष्मा या फिर इसको कहते हैं प्रसुप्त ऊष्मा। ठीक है, कि प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, डायरेक्ट किसी चीज़ को जैसे हम गर्म करने लगेंगे वैसे वो डायरेक्ट नहीं बदल जाएगा, उसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, कुछ टेम्परेचर वो गेन करेगा, कुछ ताप पकड़ेगा वो, उसके बाद वो द्रव में बदलना शुरू कर देगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये जो प्रोसेस है जिसमें वो बदला है उसकी ऊष्मा को क्या कहेंगे? प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। है ना, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, फटाफट से इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। तो देखिए, वही बात जो हमने पढ़ी अभी वही हम लिख रहे हैं कि संगलन की गुप्त ऊष्मा या सीधी गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कह दोगे कि सिंपल सी बात है कि संगलन की प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा का कुछ भाग जो है कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके यानी कम करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में प्रयुक्त हो जाता है। अतः
तापमान समान रहता है, यानी कि उस समय पर तापमान समान रहेगा। यह माना जाता है कि यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी हुई रहती है। वो क्या कह रही है, इन दोनों के बीच में, ये जो मान लीजिए कि ठोस के जो कण हैं, इन दोनों कणों के बीच में जो है इनको पास आने से रोक रही है, यानी इन दोनों के बीच में बैठी हुई है, वो उनको दूर भगा रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ऊष्मा हमने दी है, जो गुप्त ऊष्मा है, वो जो पदार्थ है उसके अंदर छुपी हुई रहती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अंदर जा करके छुप जाएगी, इसको क्या बना देगी, द्रव बना देगी। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा या फिर गलन की प्रसुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, और वहीं गलनांक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कह दोगे कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो सारी थ्योरी आपको मेल्टिंग की, मेल्टिंग पॉइंट की, सारी की सारी थ्योरी आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, द्रव को किस में बदलना है, गैस में बदलना है, और वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाष्पीकरण। ठीक है, तो आप कह दोगे कि जी सिंपल सी बात है, द्रव अवस्था से किसी पदार्थ को ठोस में बदलना, गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण का मतलब द्रव से किस में बदलना है, हमें गैस में बदलना है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। ये प्रोसेस कैसे होगी, ये प्रोसेस होगी, हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, ताप बढ़ाना पड़ेगा। अब जो सारी की सारी चीज़ें जो हमें गलन में पड़ी, हमने जो है संगलन में पड़ी, वही हमारी वाष्पीकरण में भी आएगी। इसमें भी एक गुप्त ऊष्मा होगी, वहाँ पर गलनांक था, इसके अंदर भी एक ताप होगा जिसे हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि क्वथनांक किसे कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या कहलाती है, माफ कीजिएगा, कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, तो आप सिंपल जो है इसी में वही सेम बता दोगे कि आप क्या कर रहे हो, द्रव है आपके पास। ठीक है, ये मान लीजिए ये बर्तन है, इसके अंदर द्रव है। डायग्राम आपको बहुत सारे बनाने हैं। ठीक है, डायग्राम से जितना आप समझोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपने क्या कर दिया, इसको जो है इस तरह से इसको ऊष्मा देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, तापमान इसका बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये गर्म हो रहा है। एक ऐसा तापमान आएगा जिस पर ये जो द्रव है वो किस में बदलना शुरू हो जाएगा, गैस में बदलना शुरू हो जाएगा, और उसी ताप को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक कह देंगे। तो क्वथनांक की क्या डेफिनेशन आ जाएगी, वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदलता है क्या कहलाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, अलग अलग द्रवों का अलग अलग क्वथनांक हो सकता है। ठीक है, क्वथनांक कहलाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि जैसे उस टेम्परेचर तक आप गर्म कर दोगे तो वैसे ही किस में शुरू हो जाएगा, भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने पानी लिया है तो पानी किस में बनना शुरू हो जाएगा, भाप बनना शुरू हो जाएगा। और पानी की भाप कितने टेम्परेचर पर बनती है आपको पता है ना। चलिए ये जो है क्वेश्चन असाइनमेंट में मिलेगा कि पानी कितने जो टेम्परेचर पर है भाप बनता है, यानी पानी का क्वथनांक क्या होता है आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, वह तापमान जिस पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है या गैस में बदलता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। और जैसे ही वाष्पीकरण होगा तो ऊष्मा सारी की सारी कहाँ चली जाएगी, द्रव के कणों को दूर दूर फैलाने में चली जाएगी, यानी कि गैस बनाने में चली जाएगी। तो उस समय पर टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, ताप बढ़ेगा क्या, तो आप कह दोगे ताप नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप जो नीचे से आग जला रहे हो, नीचे से जो ऊष्मा दे रहे हो वो तो इन कणों को दूर दूर भगाने में यूज़ हो गई, वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी। तो आप कह दोगे कि वाष्पीकरण के अंदर भी क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने पढ़ लिया कि जब जैसे जैसे हम जैसे क्वथनांक वाले बिंदु पर पहुंच जाएंगे तो सारी की सारी ऊष्मा किस में यूज़ हो जाएगी, द्रव से गैस बनाने में, यानी कि कणों के आकर्षण बल को वशीभूत करने में, दूर दूर करने में उनको यूज़ हो जाएगी। इसलिए वो जो ऊष्मा है वो क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो आपको इसके जो डेफिनेशन है
वो नोट्स में PDF में मिलेगी, आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब दो प्रोसेस हमने समझ ली, कौन सी, वाष्पीकरण और कौन सी, संघनन। एक प्रोसेस हमारी अभी भी रहती है, कौन सी, उद्रवपातन वाली, उद्रवपातन, है ना। उद्रवपातन क्या थी कि हमने ठोस को द्रव में बदल दिया, द्रव को गैस में बदल दिया। डायरेक्ट ठोस भी द्रव में बदल सकता है क्या, कि ठोस को गर्म करना शुरू करें, द्रव नहीं बनाना चाहते, डायरेक्ट गैस बन सकती है क्या, तो बिल्कुल बन सकती है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उद्रवपातन। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि उद्रवपातन किसे कहते हैं, तो आप कह दोगे कि किसी पदार्थ का या फिर आप कह दोगे कि किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, उद्रवपातन कहलाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, कोई पदार्थ है ठोस अवस्था में था, बीच वाली द्रव अवस्था में बदला ही नहीं, डायरेक्ट ही किस में बदल गया, गैसीय अवस्था में बदल गया। तो आप कह दोगे कि ये जो प्रोसेस हुई उसे क्या कहते हैं, उद्रवपातन कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप कहोगे कि ऐसा तो हमने कोई देखा नहीं, अगर बर्फ़ बनेगी तो वो पहले पानी बनेगी, उसके बाद जब आप पानी को उबालोगे तो फिर वो गैस बनेगी। तो आप कह दोगे कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जिससे हमें पता चले कि हाँ डायरेक्ट जो है ठोस किसमें बदलता है, गैस में बदलता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन को जैसे ही आप अपनी हथेली पर रखते हो तो नेफ्थलीन कुछ टाइम के बाद वहाँ पर कुछ नहीं बचता है, नेफ्थलीन पूरा का पूरा उड़ जाता है। किस वजह से, क्योंकि नेफ्थलीन क्या होता है, एक ठोस होता है। मान लीजिए कि ये आपका हाथ है, ठीक है, मान लिया कि आपने, ये आपका मान लीजिए कि ये आपका इस तरह से हाथ है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि नेफ्थलीन का एक टुकड़ा अपने हाथ पर रख लिया। ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद ये जो नेफ्थलीन है वो ख़त्म हो जाएगा, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि वो गया कहाँ। एक्चुअल में वो क्या हो रहा है कि वो ठोस जो है डायरेक्ट गैस में बदल रहा है और वो गैस उड़ती हुई जा रही है, आपको तो दिखेगी नहीं। इसका मतलब क्या है कि ठोस किस में बदल गया, गैस में बदल गया। तो आप कह दोगे कि इसका जब उदाहरण लिखोगे तो आप कह दोगे नेफ्थलीन ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाती है। यही कारण है कि नेफ्थलीन रखा रहने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्यों अदृश्य हो जाता है, क्योंकि वो तो ठोस से किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। और ऐसे करके आप जादू भी दिखा सकते हो कि मैंने अपनी हथेली पर कुछ रखा था, उसको कुछ टाइम के बाद जो है हथेली बंद करके रखिए, यूँ यूँ घुमाइए और फिर कह दीजिए कहाँ गया देखो, क्योंकि सिंपल सी बात है वो तो उड़ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात है कि नेफ्थलीन जो है वो उड़ जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप कह दोगे कि पेट्रोल भी तो उड़ जाता है, लेकिन वो उद्रवपातन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि पेट्रोल द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, कि आपके हाथ के कभी आपने जो है पेट्रोल को टच किया हो तो आपने देखा होगा कि आपको ठंडक महसूस होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है आपके हाथ में कुछ लगा हुआ नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि वो पेट्रोल जो है वो गैस में बदल जाता है। लेकिन पेट्रोल था तो द्रव ना, द्रव से गैस में बदला तो वो उद्रवपातन नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो तीनों की तीनों प्रोसेस आपने पढ़ ली और इनके ऑपोजिट भी आपने पढ़ लिए। ठीक है, तो ये तीन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में सिर्फ जान लेना काफ़ी है कि जमना किसे कहते हैं, द्रव से ठोस अवस्था में बदलना जमना कहलाता है, और संघनन क्या कहलाता है कि जब गैस द्रव में बदलती है तो उस प्रोसेस को हम संघनन कहते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी प्रोसेस हमने जान ली। अब कुछ एक जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कर लेते हैं, जो काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जिनके यहाँ से लॉजिक उठते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स आने वाले हैं जिस पर आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बहुत ही जैसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं तो वैसे बहुत ही आम खास से क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है यहाँ पर इस सिलसिले में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि वाष्पीकरण की जो दर होती है कि कितना वाष्पीकरण होगा, कितनी तेज़ी से होगा, कितना स्लो होगा। तो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो हमसे पूछा जाता है कि वो किस किस चीज़ पर निर्भर करती है। तो आप कह दोगे कि वाष्पीकरण की जो दर है वो मुख्य रूप से 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। वाष्पीकरण का मतलब क्या हो गया, द्रव को किस में बदलना है, गैस में बदलना है। ठीक है, तो वाष्पीकरण की जो दर है सबसे पहले तो डिपेंड करेगी किस पर, ताप पर। सबसे पहले किस पर डिपेंड करेगी,
ताप पर आप जितना ज़्यादा उसको गर्म करेंगे, सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ आप जिस चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो एक तो गैस को आप सिम पर करते हैं या फुल पर करते हैं, तो फुल पर वो जल्दी गर्म होगी या सिम पर, तो आप कह देंगे फुल पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप उसको ताप ज़्यादा दे रहे हो। तो जिसका ताप जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे उसका वाष्पीकरण की जो दर होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्योंकि ताप बढ़ने से ज़्यादा कणों को ऊष्मा ज़्यादा जल्दी मिलेगी, यानी कि ज़्यादा ऊष्मा मिलेगी तो वो जो है ज़्यादा वाष्प में बदलेगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो जिस पर डिपेंड करती है वो है सतह क्षेत्र। सतह क्षेत्र यानी कि जितनी बड़ी सतह होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी सतह होगी उतना ही ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। तो आप कहेंगे ये क्या है? सतह क्षेत्र का मतलब है कि किसी चीज़ का वाष्पीकरण करना है। ठीक है, तो उसकी सतह देखी जाती है कि उसका सरफेस कितना है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई गर्मी के अंदर कपड़े सुखाते हैं या धूप के अंदर कपड़े सुखाते हैं, तो किसी कपड़े को इकट्ठा करके हम रख देते हैं तो वो कई देर तक नहीं सूखेगा। उसी जगह पर अगर हम उस कपड़े को फैला करके सुखाते हैं तो उसका कपड़े का साइज बढ़ गया, उसकी सतह का क्षेत्र बढ़ गया, जिस एरिया पर धूप पड़नी है वो क्षेत्र बढ़ गया, वो क्षेत्र बढ़ गया, यानी कि सतह क्षेत्र अगर बढ़ गया तो सिंपल सी बात है कि उसका वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा। तो आप कह दोगे कि वाष्पीकरण की जो दर है वो सतह क्षेत्र पर भी निर्भर जो है करती है, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा सतह क्षेत्र होगा उतनी ही जल्दी जो है वाष्पीकरण होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो दो चीज़ों पर डिपेंड किया, किस पर? ताप पर और सतह क्षेत्र पर। ठीक है, और किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ वाष्प में बदलेगी। ठीक है, वाष्प में बदलेगी और कहाँ जाएगी? वायुमंडल के अंदर चली जाएगी। कपड़ा सूख रहा है, कपड़े के अंदर जो पानी था वो क्या हुआ? भाप बन के इधर उधर वातावरण में चला गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने जो है यहाँ पर कोई चीज़ सुखाई, कुछ भी सुखाया, कपड़ा सुखाया, कुछ भी सुखाया, और ये है आपके जो है चारों ओर का वातावरण। क्या है? वातावरण। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ जाने वाली है? जो ये वाष्प है यानी कि जो गैस है इस कपड़े से उड़ कर के चारों तरफ वातावरण में फैलने वाली है, वातावरण में जाने वाली है। लेकिन अगर वातावरण में पहले से बहुत अधिक वाष्प पहले से है, अगर वातावरण में पहले से वाष्प है तो क्या ये और वाष्प को लेना पसंद करेगा? तो आप कह दोगे बिल्कुल लेना पसंद नहीं करेगा। कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा खाना है, ठीक है, आपका पेट फुल भर गया, फिर भी अगर कोई आपको मिठाई खिलाए तो आप खा लोगे क्या? जगह नहीं है पेट में तो आप खाओगे क्या? बिल्कुल नहीं खाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका वातावरण है और वातावरण के अंदर अगर वाष्पीकरण पहले से, यानी कि वाष्प जो है वो पहले से मौजूद है, पहले से आर्द्रता है, पहले से नमी है, वातावरण के अंदर नमी है, तो क्या इसका जो वाष्पीकरण है वो ज़्यादा होगा? तो आप कह दोगे बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि तीसरी चीज़ कौन सी हो जाएगी? वातावरण की नमी। ठीक है, कि अगर वातावरण में किसी दिन ज़्यादा नमी है तो उस दिन वाष्पीकरण कम होगा। और यही कारण है कि बारिश के मौसम में कपड़े नहीं सूखते हैं। क्यों नहीं सूखते हैं? क्योंकि ये है वातावरण। जब बारिश आई हुई है तो पूरे वातावरण में जल की बूंदें वाष्प के रूप में तैर रही हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब बारिश आती है तो पूरा नमी होती है ना, हर जगह आर्द्रता होती है। ठीक है, नमी का मतलब आप समझते हो ना, हवा में मौजूद जल के जो वाष्प के जो कण होते हैं, यानी कि वाष्प जो होती है, जल की जो वाष्प होती है जो वातावरण के अंदर मौजूद होती है हवा के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? नमी। अब नमी मौजूद है और नमी चाहिए नहीं, तो सिंपल सी बात है कि उस दिन वाष्पीकरण नहीं होगा या कम होगा। ठीक है, यही कारण है कि वर्षा के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। ठीक है, एक तो चीज़ आ गई। अब किसी दिन मान लीजिए कि बिल्कुल शुष्क है, किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, पूरा गर्मी का एक ऐसा दिन सोच लो जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी कि आपने जो है कपड़ा सुखाया और सूखते ही 5 मिनट के बाद कपड़ा कड़क तरीके से जो है सूख करके तैयार था। ठीक है, तो उस दिन क्या थी कि नमी नहीं थी तो वातावरण ने फटाफट से उससे नमी ले ली। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो 3 चीज़ें तो हैं, इस पर डिपेंड करती है। चौथा डिपेंड करता है कि किसी दिन बहुत ज़ोर से हवा चल रही है तो उस दिन कपड़ा जल्दी सूखेगा, कि हवा नहीं चल रही उस दिन तो आप कह दोगे जब हवा तेज गति से चल रही है तो उस समय पर कपड़ा जल्दी सूखेगा। क्यों सूखेगा? क्योंकि कपड़े ने जो इधर जो वाष्प छोड़ी है,
हवा उस वाष्प को उड़ा करके ले जाएगी, यहाँ पर वाष्प बची नहीं तो वातावरण और वाष्प लेगा और वाष्प लेगा तो इसका वाष्पीकरण जल्दी से हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चौथी चीज़ कौन सी है? चौथी चीज़ है कि वायु की गति। वायु की गति। तो ये 3 चीज़ें हैं, इन पर बेस्ड जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कपड़ा जो है फैला करके क्यों सुखाना चाहिए और बारिश के दिनों में कपड़े क्यों नहीं सूखते हैं। इसके अलावा जब हवा चल रही होती है तो उस दिन कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं और आपने देखा भी होगा एग्जाम में, आपने ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सुने होंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस हमारे और रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था एक, कि मैंने कहा था कि नेफ्थलीन जो है सीधा गैस में बदल जाता है तो उसको आप ऊर्ध्वपातन कहोगे, लेकिन पेट्रोल जो है, पेट्रोल सीधा उड़ जाता है तो आप उसको ऊर्ध्वपातन नहीं कहोगे, क्योंकि पेट्रोल जो है वो पहले से द्रव अवस्था में है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ कही थी, आपने अगर ध्यान दी हो, कि जैसे ही पेट्रोल हमारे हाथ को छूता है तो हमारे हाथ को ठंडक महसूस होती है। तो वो हमारे हाथ को, मान लीजिए आपने हाथ में थोड़ा सा पेट्रोल जो है डाला हुआ है, ठीक है। अब ये पेट्रोल है तो ये पेट्रोल हमारे हाथ को क्या देता है? ठंडक देता है। तो मुझे इस चीज़ का कारण बता दो कि पेट्रोल जो है वो हमें ठंडक क्यों देता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि पेट्रोल किस में बदल रहा है? द्रव रूप में है लेकिन गैस में बदल रहा है, ठीक है। द्रव है लेकिन किस में बदल रहा है? गैस में बदल रहा है, ठीक है। और द्रव से गैस में बदलने के लिए क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए ना। ऊष्मा चाहिए या ताप चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल चाहिए। लेकिन हमारे हाथ में जब पेट्रोल था तो हमने उसके नीचे कोई जलती हुई मोमबत्ती या कोई चीज़ लगाई तो उसमें ऊष्मा मिली? तो आप कह दोगे बिल्कुल नहीं लगाई। तो फिर उसे ऊष्मा मिल कहाँ से गई कि वो जो है द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल गया? तो आप कहोगे सिंपल सी बात है, हमारे अंदर की जो ऊर्जा थी हमारे हाथ के अंदर, हाथ गर्म होता है ना, हाथ गर्म होता है, हमारी पूरी बॉडी का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, ठीक है। हाथ के ऊपर जैसे ही वो डाला तो उसने क्या किया कि हाथ के आसपास की जो ऊर्जा थी उसको उसने अवशोषित कर लिया और गैस में बदल गया। अब हमारे हाथ की जब कोई ऊर्जा चुरा करके ले गया तो हमारा हाथ ठंडा हो जाएगा कि नहीं? कि सिंपल सी बात है, हमारे हाथ में से, इस हिस्से में से कोई टेम्परेचर को चुरा करके ले गया। अब ताप ही ले गया तो यहाँ पर ठंडा ही महसूस करेंगे ना। तो यही कारण होता है कि हाथ में जब पेट्रोल लेते हैं या हाथ जब छूते हैं पेट्रोल को तो हमें ठंडा महसूस होता है। किस वजह से? क्योंकि वो पेट्रोल हमारे हाथों की गर्मी जो है वो अवशोषित करके खुद तो चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे गैस में बदलने के लिए ऊष्मा या ताप की ज़रूरत होती है। उसकी ज़रूरत उसने पूरी कर ली और हमारे हाथ को अच्छा महसूस हुआ, ठंडा महसूस हुआ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसी तरह से कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो आंगन होते हैं आपका, या जब भी आपने देखा होगा कि गाँवों में क्या किया जाता है कि कभी कभी छतों पर या आंगन के अंदर पानी का छिड़काव किया जाता है। तो वो किस वजह से किया जाता है? या फिर आपने कभी कोई फंक्शन में गए हो गांव के तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर पानी से छिड़काव किया जाता है। कुछ तो इसलिए किया जाता है कि मिट्टी ना उड़े। जिन घरों में मिट्टी नहीं होती, पक्का फर्श होता है, वहाँ पर भी छिड़काव किया जाता है गर्मी के दिनों में खास करके। तो वो किस लिए किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो पानी उड़ जाता है। वहाँ पर भी यही सेम कंसेप्ट काम करता है कि ये मान लीजिए कि आपके घर का आंगन है, ठीक है। मान लीजिए आंगन है, ये घर हो गया बड़ा सारा और यहाँ पर क्या हो गया? आंगन, ठीक है। अब आप क्या करते हो? इस आंगन में पानी डाल देते हो, ठीक है। अब आपने यहाँ पर पानी डाल दिया और गर्मी का महीना था और ये जो है फुल जो है फर्श बहुत गर्म था, ठीक है। अब जैसे ही आपने पानी डाला तो ये पानी उड़ेगा। ये पानी कैसे उड़ेगा? पानी ऊष्मा लेगा। कहाँ से लेगा? फर्श से। अब जो फर्श गर्म था उससे वो ऊष्मा चुरा करके ले गया तो फर्श ठंडा होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है, ठंडा हो जाएगा। तो आप कह देंगे कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर पानी किस लिए छिड़काव किया जाता है? पानी का छिड़काव इसलिए किया जाता है कि पानी वाष्प बन के जब उड़ता है तो पीछे वाली सतह में ऊष्मा का ह्रास होता है, ऊष्मा की कमी हो जाती है, ताप कम हो जाता है। और ताप कम हो जाता है गर्मी के दिन में तो और हमें चाहिए क्या? ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इस चैप्टर से आपके बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के असाइनमेंट में या फिर आपको जो क्विज मिलेगा, जो टेस्ट होगा आपका
मंडे को, उस दिन आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे जो आपके जो है थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको उसके आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ एक क्वेश्चन हमारा रह गया था कि जो गैस होती है वो बर्तन की दीवारों पर बल क्यों लगाती है, उसको धक्का क्यों मारती है, तो वो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। बस थोड़ा सा छोटा सा, ठीक है, कि आपका बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन के आप अंदर जो है आपने कोई गैस भर दी, तो मैंने क्या बताया था कि गैस के जो कण हैं वो निरंतर इधर उधर घूमते रहते हैं, गतिशील होते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई आकर्षण तो होता नहीं है, बिल्कुल वो खाने की स्मेल हमारे पास आ जाती है, वही वाला लॉजिक। ठीक है, तो ये इधर उधर टकराएंगे तो ये बर्तन की दीवार पर भी तो टकराएंगे, बर्तन की दीवार पर टकराते हैं, और यही कारण है कि बर्तन की जो दीवार होती है उस पर वो दाब डालते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कभी जो कण है वो सारे टकराएंगे इधर उधर दीवारों के, जब टकराएंगे तो दीवार दाब महसूस करेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो बस ये था हमारा चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था, और इसके जो आगे वाला चैप्टर है वो तो पूछो ही मत, बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, तो चैप्टर को याद करिएगा, मिलते हैं, असाइनमेंट जो है आप करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।